हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसिडेंट। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और यह दोस्तों लक्ष्मीकांत की बुक से जो हम क्विज़ का वीडियो अपलोड कर रहे हैं वह इसका सेकंड पार्ट है। इसका एक भाग पहले अपलोड किया जा चुका है, तो आप जाके उसे भी अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन कर सकती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो संसद है हमारी वह संशोधन कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एज ए रिवाइज लगेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को रखा है और इसमें भी रखा है। जैसे संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है, तो भाग 11 है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य है। ठीक, यह क्वेश्चन हमारे पहले वीडियो में भी है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रस्तावना में कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौड़ व्यवहार नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, न्याय है, अधिकार है, समानता है, भाईचारा। तो आपको बताना राइट आंसर कि किसमें यह विशेषता कही गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी है, भाईचारा। भारतीय संविधान में भाईचारे की विशेषता व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता आश्वस्त करती है। इसके अनुसार हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। किसी को भी एक साथी नागरिक के साथ ओछा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या था? डी था। भाईचारे की जो व्यवस्था हमारे प्रस्तावना में की गई है उसके तहत। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार डैश की संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है जो अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है तो किसके संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, कनाडा, किसके? तो देख लीजिए यहाँ पर एक कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में कनाडा से निम्नलिखित चीज़ें ली गई हैं: एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार का जो क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पहले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो 39 का ए है, सी इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो 39 का ए है आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो प्रावधान किया गया है कि चाहे पुअर हो, हर व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक है उसको फ्री लीगल एड दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। काशीराम जी ने ये बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे। यहाँ पर देखिए, काशीराम वाज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। इट्स इलेक्शन सिंबल ऑफ द एलिफेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी इज मायावती। प्रेजेंट टाइम में दिस बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड इन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बी आर अम्बेडकर 1984। तो भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के दिन 1984 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद समूह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 75, अनुच्छेद 75 के तहत ऐसी बात की गई है। तो इसका राइट आंसर बी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ऐसा कहा गया है। उसके बाद जो उसमें ऑप्शन था दोस्तों 29 में यह कहा जाता है कि धर्म, जाति, भाषा या उनमें से किसी पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 35 था, इसमें संविधान के भाग में प्रावधानों के बावजूद कुछ करने के लिए कानून के साथ काम करता है। और 302 में क्या है? संसद कानून के अनुसार व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता पर एक राज्य और दूसरे के बीच भारत के क्षेत्र किसी भी हिस्से को इस तरह प्रतिबंध लगा सकती है जैसा कि जनहित में आवश्यक हो सकता है। तो उस ऑप्शन में जितने भी विकल्प थे उन सब आर्टिकल को हमने डिस्कस कर लिया। 29, 35, 302 और 75 में क्या दिया गया है कि जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आयरलैंड है। आयरलैंड से हमने जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है हमने आयरलैंड से ली है। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद जी हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। ये पूछा भी जा सकता है दोस्तों कि वह किस नंबर के हैं, तो 14वें राष्ट्रपति हैं। ब्रिटिश ने किस वर्ष भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो ऑफिशियली जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे इस प्रपोजल को माना था वो 1940 में माना था। यहाँ पर देख लीजिए, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडियन वाज प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय एज ए फाउंडर मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन द ईयर 1934। उसके बाद दिया द प्रपोजल बिकम द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935। उसके बाद द ब्रिटिश एक्सेप्ट द प्रपोजल इन 1940। Thus why 1940 is the
प्रॉपरली नोन एज द अगस्त ऑफर, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1940 में जो यह हमारे संविधान बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो कब माना था ब्रिटिश वालों ने? ऑफिशियली 1940 में। और उसके पहले जो सबसे पहले इसकी इस दिशा में जो काम किया था एम.एन. रॉय जी ने किया था, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आप लोगों ने डीपीएसपी में पढ़ा ही होगा, अनुच्छेद 44 जो हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता की संबंधित है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। यह उचित नहीं है क्योंकि दोस्तों जो हमारा डीपीएसपी है वो इन्फोर्सिबल नहीं है, वह जिसका मन करे वह उसे फॉलो करे, एक दिशा निर्देश है, ना कि बाध्यकारी है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि यह उचित नहीं है क्योंकि ये जो समान नागरिक संहिता है यह दोस्तों इन्फोर्सिबल होना चाहिए। या जो भी डीपीएसपी में दी गई चीज़ें हैं कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, वनों की रक्षा होनी चाहिए, जीवों की रक्षा होनी चाहिए, तो इसमें कहा गया है कि भाई जो डीपीएसपी हमारा इन्फोर्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश के अध्ययन के लिए किया गया था। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं राइट आंसर बताता हूँ कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के लिए यह जो समिति गठित की गई थी, सच्चर समिति, इसीलिए की गई थी। देखिए यहाँ पर दिया है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। समिति में 7 सदस्य थे। राजेंद्र सच्चर जो थे दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य प्रमुख न्यायाधीश भी रह चुके थे। तो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि सच्चर समिति का संबंध किससे है। तो सच्चर समिति दोस्तों मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से किसे में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर है तीसरी अनुसूची में। जो 12 अनुसूचियां दी गई हैं दोस्तों उसे आप लोग जरूर लर्न कर लीजिए क्योंकि कई एग्जामों में उनमें से एक आध ना क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो अनुच्छेद क्या था, अनुसूची कौन सी थी? तीसरी, जिसमें शपथ के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 53 का खंड 1। तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द वेस्टेज मेनली इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 53(1) द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखिए दोस्तों दिया गया जो 53 का 1 है, हमारे जो राष्ट्रपति उनकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी उस पहले वीडियो में डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उस वीडियो को जिन भी स्टूडेंट ने देखा होगा उन्हें यह वीडियो काफ़ी इजी लग रही होगी क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन एज ए रिवाइज बेस पे रख दिया है कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो भी चीज़ें इस प्रकार की होती हैं उन्हें आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक याद ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कई क्वेश्चनों को इसमें रिपीट किया है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद जो भी जिनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में रहा होगा तो उन्होंने पहले ही पढ़ लिया होगा। तो जो श्रीलंका की बनी थी सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वर्ष 1960 में उन्हें श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया था। उन्होंने 3 बार 1960 से 65, फिर 70 से 77, फिर 94 से 2000 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। वे आधुनिक इतिहास में दुनिया की पहली गैर वंशानुगत महिला प्रमुख सरकार बनी थी क्योंकि जैसे एलिजाबेथ और वगैरह जो यूके में चल रही थी तो वो सब वंशानुगत पे थी। जो महिला राष्ट्र प्रमुख थी लेकिन वो महिला वंशानुगत आधार पे थी। इलेक्ट होकर ये पहली दुनिया आधुनिक इतिहास में पहली बार इलेक्ट होकर जो प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट दोस्तों कि आपातकाल 1975 कितने महीनों की अवधि के लिए लगा था? जो 1975 में जो इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगाई गई थी तो कितने अवधि के लिए थी? तो यह दोस्तों 21 महीने की अवधि के लिए लगाया गया था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उसके बाद भारत में 1975 के आपातकाल का एक प्रमुख कारण 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा का चुना जाना था, ऐसा बता रहे हैं। संपूर्ण भारत में अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए प्रावधान प्रदान किया गया है? तो आपको बताना है कि वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया। तो इसका राइट आंसर है डी 280, आर्टिकल 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग का कार्य राज्य और केंद्र सरकार के बीच विभाज्य करों को आय को जो कर आते हैं उनकी आय को विभाजित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना है। अन्य है दोस्तों जो विकल्प दिए गए थे, 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। उसके बाद जो अनुच्छेद 300 है मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 290 जो था निश्चित व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय द्वारा लिया जा सकता है। डैश है, तो जो दल बदल कानून है उसके बारे में पूछा गया है कि अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लोकसभा की बात है तो वहाँ पर हम लोकसभा अध्यक्ष को प्रमुखता मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और इस समय 17वीं लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? ओम बिरला। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालक्रम के अनुसार आपको सही बताना है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्लाह, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें जो उनका कार्यकाल कौन पहले आया कौन बाद में आया उस हिसाब से अरेंज करना है। तो जो यहाँ पर दिए गए हमारे 4 ऑप्शन है, आप उन्हें देखकर और जो कालक्रम है उनका उस हिसाब से बताना है। तो इसका राइट आंसर बी है। फखरुद्दीन अली जो आए थे दोस्तों, ये 1974 से 77 तक रहे थे। फिर जाकिर हुसैन 1967 ये पहले आए थे, 1967 से 1969। उसके बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह जो थे 69 से, ये 69 में ही लगभग 20 जुलाई से अगस्त के लिए बने थे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम सबसे लास्ट में 2002 से 2007 तक हमारे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक, तो सबसे पहले कौन आए? जाकिर हुसैन, उसके बाद फिर जस्टिस हिदायतुल्लाह, उसके बाद फखरुद्दीन अली, फिर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे सबसे लास्ट तक रहे। मतलब यहाँ पे जो इस 4 ऑप्शन में सबसे लास्ट रहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे पहले रहेंगे हमारे पे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है, जो भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियाँ किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। तो यहाँ पर राइट आंसर ए है, सॉरी डी है, राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के तहत विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर जो दोस्तों, विधायी शक्तियाँ कहाँ निहित होती हैं? संसद में, और जिसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा संसद का अभिभाषण किया जाता है। फिर अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करता है। 87 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार देता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 32, फिर अनुच्छेद 28, 17, फिर 30। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 30। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 30 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन, जो छुआछूत है दोस्तों निम्न जाति और उच्च जाति के बीच, उसका उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार की बात करता है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश पर प्रतिबंध लगाता है। ध्यान दें कि अनुच्छेद 30 में केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता जो छुआछूत से संबंधित है, जो हमारे यहाँ काफ़ी समाज में देखने को मिलती है, तो उसके उन्मूलन की बात करता है। और जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, यह संवैधानिक उपचार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, वीपी मंडल, बाबू जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वीपी मंडल। वीपी मंडल दूसरे पिछड़े आयोग के अध्यक्ष थे, जिन्हें आमतौर पर मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो 1953 में काका साहब कालेलकर आयोग का गठन हुआ, जो अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। यह पहला पिछड़ा आयोग था। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट को बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने स्वीकार किया और उन्हें ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। कार्यान्वयन में अदालत ने चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा सवानी केस में ओसीएम और के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था। जो 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता है दोस्तों, यह इसी दूसरे पिछड़े आयोग की देन है, जो बीपी मंडल के नेतृत्व में गठित की गई थी। इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम अगर आपको वीडियो तेज़ लगे तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, और यूट्यूब में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप इसे स्लो भी कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का आयोजन कौन कराता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग।
जिसके बारे में आर्टिकल 324 में दिया गया है। अनुच्छेद 324 में इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत के चुनाव आयोग के पास भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजन का निर्देश है, उसके पास उसका प्रबंधन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट दोस्तों, जब नई संसद पूरे वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार प्रशासन के खर्चों को पूरा करने की अनुमति किस प्रकार देती है। तो यहाँ पर जो दिया गया वॉइस वोट, वोट ऑन का एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वोट, तो इन सब में आपको राइट आंसर चूज करना। तो राइट आंसर है डी, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट विनियोग अधिनियम अधिनियमित होने तक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम में अनुदान को संदर्भित करता है। बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद इसे पारित किया जाता है। यह आमतौर पर कुछ अनुमान के छठे भाग की बराबर राशि 2 महीने के लिए दिया जाता है। अनुच्छेद 114 में भारत की समेकित निधि से किसी भी प्रकार की निकासी से पहले संसद को विनियोग अधिनियम बनाना अनिवार्य होता है। तो जब तक बजट पर चर्चा चलती है तो दोस्तों जो खर्च होता है तो किस आधार पर, वोट ऑन अकाउंट पर, वोट ऑन अकाउंट पर पूछा जा सकता है दोस्तों वोट ऑन अकाउंट किनसे संबंधित है। तो जब बजट पे चर्चा चलती है तो उस दौरान जो खर्चे होते हैं वो इस बेस पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश से किस अनुच्छेद में किया गया है। 61, फिर 63, 62, 60। तो आपको इसमें से राइट आंसर चूज करना है। तो भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में किया गया है, और अनुच्छेद जो 63 में उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा, या उपराष्ट्रपति के लिए क्या है। 62 में राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने के समय से संबंधित है। उसके बाद 64 में उल्लेखित है कि प्रत्येक राष्ट्रपति और वह प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए उन्मुख है, उसके कार्यालय में प्रवेश से पहले राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की शपथ लेनी होगी। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा सही तरीके से संबंधित नहीं है। जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, मानव तस्करी निषेध अनुच्छेद 24, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22, किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को रोजगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23। तो आपको बताना है कौन सही जोड़ा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ए है। जो अनुच्छेद 21 है, जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सही रूप से सुमेलित है। अनुच्छेद 24 में है, संविधान किसी भी कारखाने या अन्य खदान में खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 22 है, गिरफ्तार और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 23 है, मानव तस्करी और भीख मांगने जैसे श्रम पर मजबूर करने के लिए प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया अनुच्छेद 21, 22, 23, 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए 86वां संविधान संशोधन में पारित किया गया। पूछा गया कि जो 86वां संविधान संशोधन कब किया गया है। तो यह किया गया 2002 में। इसे कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया। यहाँ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की बात की गई है। इस अधिनियम में 45 और 51A में संशोधन किया गया है और अनुच्छेद 21A भी डाला गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य नागरिकों को एक अनुश्रामक के रूप में कार्य करता है। अधिकारों को आनंद लेते हुए उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने की बात करता है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट दोस्तों, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिकार परीक्षा, तो दोस्तों आप जानते होंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, यह 5 तरह की रिट जारी करता है, उसमें से एक है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है किसी अधिकार से। यह भारतीय संविधान में जारी होने वाली 5 सब प्रकार की रिट में से एक है। भारतीय संविधान की 5 रिटें जो हैं इस प्रकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं दोस्तों, हेबियस कॉर्पस रिट भी कहते हैं। फिर जिसे दिया गया परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है या जिसके बारे में कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया गया है। सेबी है, NHRC है, NGT है, CBI है। तो इसका राइट आंसर है डी है, CBI। CBI के बारे में कोई ऐसा प्रावधान नहीं लाया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय नहीं, वही CBI। हालांकि यह दिल्ली पुलिस की विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी और यह 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम और 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्ति दी गई। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक सार्वजनिक निकाय जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को और 28 मई 1993 को मानव अधिकार अध्यादेश के संरक्षण
के तहत किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो NGT है 2010 के तहत की भी एक संविधिक निकाय है। लेकिन जो हमारी CBI है इसे किसी मतलब ऐसे एक्ट को लाकर नहीं बनाया गया था। बाकी यह जो अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है तो दिल्ली पुलिस से जो विशेष पुलिस की स्थापना के लिए एक एक्ट लाया गया था उसी से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। कौन? CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे? तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे तो आप जानते ही हैं GV मालवांकर। उसके बाद तो उपाध्यक्ष जो थे M अनंतशयनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। GV मालवांकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और इस समय जो है उपाध्यक्ष कौन है? M थम्बी दुराई वर्तमान उपाध्यक्ष है। और ओम बिरला जी इस समय लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, भारतीय मुद्रा नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने बचपन में भी इसके बारे में सुना होगा अपने स्कूल डेज में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 17 भाषाएं लिखी रहती हैं, जिनमें से 15 पीछे की तरफ और 2 आगे की तरफ होती हैं। सामने की ओर 2 भाषाएं और जो भाषाएं 15 हैं उनके बारे में दिया गया असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी दिया गया। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ, राज्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट दी है, आप उसे देख सकते हैं कि जो पहला भाग है संघ और इसके क्षेत्र के बारे में, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा DPSP के बारे में है, चौथा उसके बाद फिर यहाँ पर चौथा का खंड 1 है मौलिक कर्तव्य, फिर 5वां है संघ है, 6ठा राज्य है। उसके बाद आप वीडियो पॉज करके उसे भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो 19B किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19 का E संघ बनाने का अधिकार, 19 का G शांतिपूर्ण ढंग से हथियार के बिना एकत्रित होने का, 19 का E भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों D है। 19 का है A फ्रीडम ऑफ स्पीच, और B में है शांतिपूर्ण ढंग से हम इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट कोई हथियार के। अनुच्छेद E है जो 19 का E है, भारत के किसी भी हिस्से में हम निवास और बसने का अधिकार है। 19 का जो G है किसी भी पेशे का अभ्यास करने के हमारे पास अधिकार है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति से हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो जो यहाँ चुनाव की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 55 में दिया गया है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई, जो मैंने अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया पीछे। 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान आपके कार्यों का निर्वहन करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो आप जानते हैं हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 11 हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंटेन एनी लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेन एट आर्टिकल 51A। ओरिजिनली दे वर 10 इन द नंबर, पहले 10 थे फिर बाद में 11 हो गए। बट आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड। टोटल हो गए कितने? 11। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने लिए दोस्तों USSR से ली थी, अब तो रसिया हो गया, लेकिन जब हमने लिया था तब वो USSR था। ठीक दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।